सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बुक। ये चैप्टर एक बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी, नेल्सन मंडेला की, जो उन्होंने खुद लिखी थी। इसके राइटर वो खुद हैं, देखिए आप, नेल्सन रोहिलाला मंडेला। अब इनकी ये बुक है पूरी की पूरी, उसका नाम है क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनकी पूरी की पूरी एक बुक है जो उनकी पूरी की पूरी एक ऑटोबायोग्राफी है, और उसी के कुछ उस बुक के ही कुछ इम्पोर्टेंट से पार्ट्स लिए गए हैं जो आप जान सकते हैं, जिसके बारे में काफी इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है आपकी बुक में, नेल्सन मंडेला। आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी ज्यादा लेंदी ये चैप्टर है और काफी बड़ा है, इतने सारे पैराग्राफ्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, जैसे जैसे रीड करते जाएंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि चैप्टर में क्या है, और आपके दिमाग में जो है सारी की सारी चीजें अच्छे से बैठ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका में उस पीरियड की बात की गई है जहां पे जब अपार्थीड सिस्टम चलता था, दैट इज रेसिज्म। रेसिज्म क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है किसके बेसिस पे, रेस के बेसिस पे जो लोग करते थे। तो साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा था। उसको क्या कहा गया है, अपार्थीड सिस्टम, जिसके बारे में हम आज समझेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो अपार्थीड सिस्टम में रेस के बेसिस पे, मतलब जो वाइट स्किन पीपल थे, ठीक है, वो डार्क स्किन पीपल के ऊपर जो था डिस्क्रिमिनेशन करते थे। उनके किस बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे काफी ज्यादा ब्रूटली उनको ट्रीट किया जाता था, और काफी ज्यादा बुरा उनके साथ व्यवहार होता था, और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, और काफी ज्यादा जो चीजें गलत थी वो हो रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो थे हमारे, कौन बनते हैं प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं उस टाइम पे साउथ अफ्रीका के, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, बताया गया है। और कैसा उन्होंने उस टाइम पे स्पीच बोली थी, ठीक है, और कैसा वो मूवमेंट रहा होगा, वो सब उन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस किया है, मतलब हमें बताया गया। तो बेसिकली व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर, हम सबसे पहले समझेंगे थीम क्या है हमारे चैप्टर का। और उसमें पूरी की पूरी बात की गई है उनकी जो एज थी, एडोलेसेंस, एज ऑफ एडोलेसेंस थे वो, तब उनके साथ में क्या क्या हुआ, उन्होंने तब अपने जो मूवमेंट्स है तब के शेयर कर रखे हैं, और आगे भी जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो शेयर कर रखे हैं। तो देखिए, This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. अब ये क्या है, जो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। उसका क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है। और वो कौन थे, वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कौन, नेल्सन मंडेला। It is a saga of glorious struggle that the blacks of South Africa waged against the apartheid. तो किसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट और ये पूरा सिस्टम बताया गया है, अपार्थीड। जैसा कि मैंने बताया कि अपार्थीड सिस्टम था उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा रेसिज्म होता था। क्या मतलब है अपार्थीड का, कि बेसिकली जो रेसिज्म, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस के लोगों के, वहां के जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ में, जो भेदभाव होता था, और जो ब्रूटली उनको इतना ज्यादा ट्रीट किया जाता था, उसको कहा गया अपार्थीड सिस्टम। उसके अगेंस्ट ये पूरा का पूरा जो स्ट्रगल किया गया है, जो पूरे स्ट्रगल जो भी हुआ है उस टाइम पर, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने, तो पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, रेन टू गेन फ्रीडम, उनको फ्रीडम मिली कैसे। It starts with the ceremonial installation of the first democratic government of South Africa. तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, एक इंस्टॉलेशन से, जो इनॉग्रेशन है तब से स्टार्ट होता है। कहाँ से, जो सेरेमनी होती है जब उनको इलेक्ट किया जाता है, जब उनको चूज किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तब की ये बात हो रही है। दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट नेल्सन मंडेला व्यूज अबाउट फ्रीडम, पीस, इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। अब ये चैप्टर में हमें पता चलेगा, ठीक है, जो उनके व्यूज हैं, नेल्सन मंडेला के व्यूज किसके ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, पीस के ऊपर, फ्रीडम आजादी के ऊपर, शांति के ऊपर, एकता के ऊपर, एंड ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, जो उनके व्यूज हैं वो हम पढ़ेंगे आगे हमारे चैप्टर में। नाउ सी, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट मंडेला's childhood, adolescence, 30 years of his prison and his life journey as a freedom fighter.
अब इस चैप्टर में जैसा कि मैंने बताया, हमें ये भी पता चलेगा उनकी जो अडोलेसेंस थे, उनकी लाइफ का जो पार्ट था, एक हर इंसान की लाइफ का एक पार्ट होता है एज ऑफ अडोलेसेंस, ठीक है। और वो एज ऑफ अडोलेसेंस क्या कहा गया, 13 से 19 साल तक की जो आपकी एज होती है, दैट इज एज ऑफ अडोलेसेंस। तो उनकी एज ऑफ अडोलेसेंस और 30 साल मतलब 30 ईयर्स जो उन्होंने प्रिजन में, जेल में काटे वो, ठीक है। उनकी लाइफ की जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ये सब हमें पढ़ने को मिलेगा, सब हमें देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। मंडेला पेज हिज ट्रिब्यूट टू दोज ब्लैक हीरोज एंड पेट्रियट्स हु सैक्रिफाइस्ड देमसेल्फ फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। और हम इन सब के बारे में भी जानेंगे कि जो हमारे ब्लैक हीरोज थे, जो हमारे डार्क स्किन हीरोज थे, ठीक है, जिन्होंने इसके अगेंस्ट, अपार्थाइड के अगेंस्ट जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और इतना ज्यादा सफर किया, जिन्हें हमने खो दिया है, ठीक है, उनके बारे में भी, उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी साउथ अफ्रीका के लिए, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नेल्सन मंडेला गिव्स मैसेज ऑफ पीस, लव एंड यूनिटी टू मैनकाइंड। ही वांट्स टू मेक हिज कंट्री free from poverty, slavery, sufferings, oppression and discrimination. This chapter shows that Mandela is a true patriot who believed in love, peace, freedom, equality and humanity. तो बेसिकली जो नेल्सन मंडेला थे, उनको क्या चाहिए थी, अपनी कंट्री में शांति चाहिए थी, इक्वालिटी चाहिए थी, जिसके अगेंस्ट उन्होंने पूरी की पूरी ये फ्रीडम का जो पूरा स्ट्रगल है, इसके लिए, बस ये चीज पाने के लिए, इस चीज को कंसीडर करने के लिए और एस्टेब्लिश करने के लिए किया है कि जो एक इंसानियत, ठीक है, लोगों में आए और इक्वालिटी की फीलिंग एक दूसरे के प्रति उसमें आए कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, किसी का कलर और ये सारी चीजें बीच में ना आए, ठीक है। सब एक दूसरे को मैनकाइंड एज अ ब्रदरहुड अच्छे से ट्रीट करें। तो इसके बेसिस पे ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है कि किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ और इस चीज को खत्म करने के लिए जो नेल्सन मंडेला ने जो पूरा का पूरा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ जर्नी में, वो सब बताया गया है, ठीक है। और उनको क्या चाहिए था, बेसिकली उनको चाहिए था अपनी कंट्री में लव, पीस, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। उनको अपनी कंट्री में इतना कुछ उन्होंने किस लिए करा, उनको चाहिए था लव, फ्रीडम, इक्वालिटी, पीस, ये सारी चीजें अब एक कंट्री में जो होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक अ नेशन, ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए थी उनको अपनी कंट्री में। और उसके बेसिस पर उन्होंने इतना सफरिंग और ये सारी चीजें करी, ये ऑपरेशंस हुए और ये डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा जो होता था उस टाइम पे, वो खत्म हुआ, ठीक है। अब यही हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। अब यहीं से ही हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो पैराग्राफ नंबर 1, ठीक है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब आप देखिए 10th May, ये उस दिन की बात हो रही है जब उन्हें इलेक्ट किया जा रहा था। जो इनॉग्रेशन था, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट है और इसको आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स में आ सकती है 1 मार्कर्स में। तो 10th May का वो टाइम था। डॉन मतलब क्या होता है, शाम का जो टाइम होता है, ठीक है, नॉट शाम का टाइम, जब सनसेट होने के बाद का या सनराइज होने के बाद का जो टाइम होता है उसको कहते हैं डॉन, ठीक है। डस्क होता है सनराइज एंड जो डॉन होता है दैट इज सनसेट। डॉन ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसाइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो अब यहाँ पे बताया गया है कि इतने टाइम में, इतने डिकेड्स में, इतने सालों में पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है, ठीक है। इतनी बड़ी और इतने लोग, जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, वो अभी तक इतिहास में पहली बार ही हुआ है कि ऐसा कुछ हो रहा है। और इतने सारे वो अपना जो मूवमेंट वो उस टाइम पे लिव कर रहे थे, वहां पे बताया गया नेल्सन मंडेला ने कि क्या क्या हो रहा था, ठीक है। 10th May का वो टाइम था जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी थी, ठीक है। और आसपास जो इम्पोर्टेंट जो डिग्निटरीज थे, जो बड़े बड़े से लोग थे और अथॉरिटीज थे आसपास, ठीक है, उनको उनसे वो सराउंडेड थे, पूरी तरीके से वो सराउंडेड थे उनसे। और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ का वो टाइम था जो वो उस टाइम पे लिव कर रहे थे,
ठीक है, उनको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे थे वो, और उनको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे वो बताया गया है कि जो साउथ अफ्रीका की जो सॉइल है, साउथ अफ्रीका की जो लैंड है, उस लैंड में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था, इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही थी। और वो उन्होंने टाइम बताया है कहाँ का, इनॉग्रेशन का, एंड द डेट इज 10th में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नाउ सी, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। ठीक है, अब यहाँ पे जिस जगह पे वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, इतनी बड़ी जो सेरेमनी हुई, वहां का जो वेन्यू है, जो जगह जहाँ पे वो हुई, ठीक है, उस जगह के बारे में बताया गया। तो वो जगह क्या थी? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। ठीक है, कहाँ पे थी ये? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो ये जगह, ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में ये सेरेमनी हुई थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो अभी तक ये जो जगह थी, ये जो प्लेस थी, ये अभी तक जो व्हाइट सुप्रीमेसी, नॉट व्हाइट सुप्रीमेसी, हाँ, व्हाइट सुप्रीमेसी, जो व्हाइट स्किन पीपल थे, ठीक है, उन वो यहाँ पे रह सकते थे, और वहाँ अभी तक की जो सेरेमनीज थी सारी की सारी उनके नाम थी, और वो यहाँ पे आ रहे थे, वो ये मूवमेंट लिव कर पा रहे थे। ठीक है, ये उनके लिए थी प्रॉपर तरीके से। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो देख पा रही है एक रेनबो नेशंस, मतलब हर तरीके के, हर कलर के लोग थे। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं था, प्रॉपर हर जगह एक दूसरे को इक्वली ट्रीट किया जा रहा था, और इक्वल थे सारे के सारे। तो ऐसा पहली बार हो रहा था कि रेनबो नेशन किन्हें कहा गया कि हर कलर के, एवरी कलर, पीपल ऑफ एवरी कलर, एवरी एवरी बैकग्राउंड, सब तरीके के लोग थे वहां पे। रेनबो गैदरिंग की, रेनबो गैदरिंग थी, डिफरेंट स्टेट्स की, डिफरेंट जगह थी वहां पे, सिटीज की पूरी गैदरिंग थी, और इतनी बड़ी गैदरिंग वहां पे पहली बार हो रही थी। ठीक है, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। अभी तक तो जो कंट्री थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी, अभी तक ऐसा था कि केवल जो रूल था, ठीक है, जो रूल था और जो गवर्नमेंट थी वो केवल व्हाइट स्किन पीपल की थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हैं, और अब जाके इतने टाइम बाद जाके जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट है वो आ चुकी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ चुकी थी, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो वहां की। और अब ऐसा कोई भी रेसिज्म वाला और डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे? रेस के बेसिस पे नहीं हो रहा था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डिस्क्रिमिनेशन था वो रेस के बेसिस पे नहीं था, कलर के बेसिस पे नहीं था, दैट इज कलर के बेसिस पे नहीं था, लोगों इतना ज्यादा जो ब्रूटली बिहेव किया जा रहा था वो सब कुछ अब जाके खत्म हो चुका था। नाउ सी, On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani। यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है, नेल्सन मंडेला की जो डॉटर है उनका जिक्र हुआ है यहाँ पे, दैट इज ज़ेनानी। उनका क्या नेम था? ज़ेनानी। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। अब यहाँ पे बताया गया है कि लवली ऑटम डे था वो, ठीक है, ऑटम आप सभी जानते हो, वहां का एक टाइम होता है उस जगह में, एक सीजन, दैट इज ऑटम सीजन, जब लीव्स गिरती हैं, पेड़ों के जो होते हैं वो पत्ते वो गिरते हैं, दैट इज पतझड़। तो वो टाइम था वहां पे, एक लवली ऑटम डे था। उनकी डॉटर थी उनके साथ में, उनके साथ देने के लिए वहां पे कौन थी? उनकी डॉटर थी ज़ेनानी। ठीक है, कहाँ पे? पोडियम पे। पोडियम आप सब जानते हो, दैट इज स्टेज। स्टेज पे उनकी डॉटर उनके साथ थी, और वहां पे और कौन था ये भी आपको याद रखना है। मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। स्वॉर्न दैट इज ओथ। तो सबसे पहले जो ओथ लेते हैं वो कौन थे? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उनके बाद में किसका टर्न आया? थेबो मेल्बीकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे कौन? मेबीकी
सॉरी थाबो म्बेकी कौन थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ओथ लिया। देन उनकी टर्न थी, किनकी टर्न थी, नेल्सन मंडेला की टर्न थी ओथ लेने की। और वो किस चीज का प्लेज लेते हैं, किस चीज का ओथ लेते हैं कि वो जो कंट्री है उसमें अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट करेंगे, पूरी तरीके से अपना अंतरात्मा से और अपना पूरा 100% अपना पूरा का पूरा जान लगा के अपने आप को वो किसके नाम करते हैं, अपनी कंट्री के नाम करते हैं कि मैं पूरा का पूरा अपना जितना भी बेस्ट दे सकता हूँ वो करूंगा, अच्छा काम करूंगा और हमेशा वेलबींग मेरा जो नेशन है, रिपब्लिक है और उसके पीपल हैं, जो मेरी कंट्री के लोग हैं, उनके लिए हमेशा सही डिसीजन लूंगा और उनके साथ में कभी गलत नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑटम डे था, उनके साथ में उनको अकम्पनी करने के लिए उनके साथ में एज अ कंपनी उनकी डॉटर थी जनानी, ठीक है। फर्स्ट डेप्यूटी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने पहले ओथ लिया, उसके बाद में जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उन्होंने ओथ लिया, सॉरी पहले सेकंड ने देन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं उनका टर्न था, उन्होंने प्लेज लिया अपनी कंट्री के लिए कि मैं हमेशा हमारी अपनी कंट्री के वेलबींग पे ध्यान दूंगा, ठीक है, अपना पूरा 100% पूरा कर्तव्य अपने कंट्री के लोगों के प्रति पूरा का पूरा जो मेरा जो काम है यहाँ पे, जो मेरा कर्तव्य है वो करूंगा, ठीक है। किसके लिए, हमारी जो कंट्री है उनके पीपल के लिए अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट करूंगा। नाउ सी टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो पूरे के पूरे वहां पे जितने भी गेस्ट और जितने भी लोग शामिल थे उनके सामने खड़े होके वो स्पीच देते हुए बताए हैं और वो क्या बोलते हैं कि अब आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और क्या हो रहा है, मेरी प्रेजेंस, जो मेरी प्रेजेंस है कन्फर ग्लोरी होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, मैं पूरी तरीके से होप करता हूँ, मैं कामना करता हूँ किसकी, पूरी लिबर्टी की, दैट इज आजादी और जो इक्वलिटी है उसके लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि इतने टाइम तक, इतने सालों तक जो अभी तक इनह्यूमन मतलब अमानवीय, ठीक है, अमानवता और इतना जो ब्रूटल व्यवहार हो रहा था लोगों के साथ में, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो रेसिज्म हो रहा था, इतने टाइम के बाद में अब जाके, ठीक है, जो है पूरी तरीके से ये जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट आई और ये सारी चीजें खत्म हुई है, ठीक है। अब मैं प्राउड हूँ इस चीज पे, वो प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि अब जाके ये चीज इस्टेब्लिश हुई है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, इतने ज्यादा टाइम बाद। तो वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं और अपनी खुशी जता रहे हैं, अपनी खुशी व्यतीत कर रहे हैं उस चीज के लिए कि वो कितने प्राउड हैं इतने टाइम बाद, और इतना गलत जो व्यवहार हो रहा था, इतना गलत जो चीजें हो रही थी उसके बाद में अब जाके जब सब कुछ सही है, जब ह्यूमैनिटी है, ठीक है, सारी चीजें हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो अपनी खुशी बता रहे हैं, वो अपनी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on your own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। अब वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इतने टाइम बाद, ठीक है, जब हमें प्रिविलेज मिला है, जब हमें इस चीज जो हम कर पा रहे हैं, जब हमें किसी चीज की सुविधा मिलती है ना, दैट इज प्रिविलेज, कि इतने टाइम बाद, इतने टाइम तक हम लोगों के साथ में जो गलत व्यवहार हुआ है, इतने टाइम के बाद हमें जो प्रिविलेज मिल रहा है हमारी खुद की जमीन पे, हमारी खुद की सॉइल पे, हमारी खुद की कंट्री पे, कि इतने सालों तक भी हम अपनी कंट्री में ही रह रहे थे लेकिन हमें अपनों जैसा नहीं लग रहा था, हमारे साथ में गलत व्यवहार हो रहा था, लेकिन इतने टाइम बाद जो हमें प्रिविलेज मिला है अपनी ही जमीन पे, अपनी सॉइल पे, ठीक है, और इतना ज्यादा उस चीज के लिए, वो प्रिविलेज को, उस चीज के लिए थैंकफुल है। उस चीज में वो बोलते हैं उस मूवमेंट में कि जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड से, पूरे के पूरे इंटरनेशनल जो उनके गेस्ट हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनके लिए थैंकफुल हैं, ठीक है। जो लोग भी वहां पे शामिल हैं
उनके लिए वो बोलते हैं कि फाइनली जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो लोगों की जो ह्यूमैनिटी है वो शो हो रही है, और ये जो मूवमेंट है ये काफी ज्यादा प्रेशियस है जो वो अभी लिव कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज आवरसेल्फ to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला जी कहते हैं यहाँ पे इमेंसिपेशन का क्या मतलब है, अधिकार, कि फाइनली जो हमारी कंट्री है, हम सबको क्या मिला है, पॉलिटिकल अधिकार जो हम डिजर्व करते हैं, इतने सालों से जो हमें नहीं मिल रहा था वो मिल चुका है। और चलो मिलके अब हम सब प्लेज लेते हैं कि जितनी भी हमारे कंट्री हम सब लोग हैं एक दूसरे के लिए लिबर्टी, ठीक है, पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी, जो पोवर्टी की, जो गरीबी की, ठीक है, जो बॉन्डेज चली आ रही है उसको, डिप्रीवेशन को, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेसिस पे और बाकी के जितने भी कलर या रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे उन सबको अब जाके खत्म किया गया। अब जाके जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हैं वो सब एंड हुए हैं। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि फाइनली अब हमें जाके जो है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारा पॉलिटिकल अधिकार मिला है, और चलो मिलके अब हम सब जितने भी हैं ये क्या करते हैं, जो पोवर्टी है, सफरिंग है, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन है उन सबको खत्म करते हैं, ठीक है, उन सबका एंड हो चुका है अब जाके। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कि अब कभी भी हम ये प्लेज लेते हैं कि अब कभी भी ये जो हमारी लैंड है वहां पे पहले की तरह जितने भी डिस्क्रिमिनेशन और जितने भी पाप हुए हैं लोगों के साथ में, जितना भी ब्रूटली और इतनी बुरी तरीके से जो व्यवहार हुआ है, जो लोगों ने सफर किया है, वो वापस से वो लोग एक्सपीरियंस ना करें, ठीक है। हम इस चीज के अगेंस्ट जो है वो प्लेज ले रहे हैं। The sun shall never set on so glorious a human achievement, let freedom reign, God bless Africa। ठीक है, जो अफ्रीका है, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है, हमें अब वापस से वो सब फेस ना करना पड़े और हम एक अब डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल जो हमारी कंट्री है उसकी तरह रहें, एक रेनबो नेशन की तरह रहें, जहाँ पे सब लोगों की, जितने भी जिस भी कलर के जैसे भी लोग हैं सबकी रिस्पेक्ट हो, सब बहुत अच्छे से सबको ट्रीट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए और सब अच्छे से रह पाए और सबके पास में इक्वली राइट हो। सारे सिटीजन जितने भी हैं कंट्री के, सबके पास में इक्वली राइट हो और किसी भी बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, रेस के, कलर के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। नाउ सी, a few moments later we shall lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। कि अब क्या होता है कि अब वो देखते हैं, अभी तक तो उनका प्लेज और उनकी स्पीच चल रही थी, अब क्या देखते हैं, अब वो जो मूवमेंट, उनको जिस तरीके से रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्ट शो होती है, ठीक है, उनको जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है, उस मूवमेंट का यहाँ पे जिक्र हुआ है कि अब फाइनली वो क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, ठीक है, वो हवा में वो ऊपर देखते हैं तो वो उड़ रहे हैं, वो जाते दिखते हैं और एक एरे फॉर्म करते हैं, वो एक वी शेप का एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो बनाते हैं, डेकोरेशंस दिखती है और काफी सारे कलर्स और बहुत सारी चीजों से उनको रिस्पेक्ट शो की जाती है, ठीक है, सारे के सारे उनको सल्यूट करते हैं, ये भी बताया जाएगा आगे, ठीक है। ओनली मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेकेड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि इतनी डेकोरेशंस, इतने रिबन्स और इतने सारे मेडल्स के साथ में उनको रिस्पेक्ट शो होती है। जितने भी जो साउथ अफ्रीकन आर्मी, जो साउथ अफ्रीकन फोर्स है, जो पुलिस हैं, जनरल्स हैं, वो सारे के सारे उनको सल्यूट करते हैं
और वो क्या बोलते हैं इस टाइम पे कि ये लोग अभी मुझे इस मूवमेंट पे, इस प्रेजेंट टाइम पे मुझे सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन जब वो टाइम चल रहा होता, जब रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता, तो ये मुझे सल्यूट ना करके ये मुझे अरेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब वो प्रेसिडेंट हैं, जब वो इस मूवमेंट में है, तो उनको सब सल्यूट कर रहे हैं इस तरीके से, थ्रू द जेट्स, साउथ अफ्रीकन जेट्स, और इतनी डेकोरेशन के साथ में, इतना जो आलीशान उनका स्वागत है, उनका जो सम्मान है, उनको वैसे रिस्पेक्ट शो हो रही है। अब फाइनली क्या होता है कि जो जेट्स होते हैं उनका जो स्मोक होता है उससे एक वी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक वी फॉर्म करते हैं वो। और क्या होता है, उनको उस जो स्मोक होता है उसमें से कौन कौन से कलर्स निकलते हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये कलर्स किसके हैं, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स होते हैं, जो इस बार दिखाई पड़ते हैं स्मोक में। ओके, नाउ सी, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelil I Africa, Nkosi Sikelil I Africa, and the black and the dark skinned people, and the black singing diastem, the old anthem of the republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once, despite they would soon know the words by heart. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब जो दोनों रेसेस के, दोनों कलर्स के जो लोग वहां पे प्रेजेंट है, दैट इज व्हाइट स्किन पीपल, इनको बोला गया है व्हाइट स्किन पीपल एंड द ब्लैक स्किन पीपल, ठीक है। तो ये दोनों कलर्स के जो लोग थे, ये अपने अपने उस टाइम पे तो अलग अलग एंथम थे ना इनके, ये एक दूसरे के एंथम को पसंद नहीं करते थे। तो जो व्हाइट स्किन पीपल थे वो कौन सी एंथम गाते हैं, निकोसी सिकेलिल आई अफ्रीका, इनकी ये जो एंथम है इसको भी याद रखिए आप नेम, ये गाते हैं। और जो ब्लैक स्किन पीपल होते हैं वो गाते हैं डायस्टेम, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे को, जो व्हाइट स्किन पीपल है, ब्लैक स्किन पीपल है, इनको एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की एंथम नहीं समझ में आती थी, लेकिन मैं आई होप कि सून टाइम के साथ में ये एक दूसरे के एंथम को समझेंगे, ठीक है, और साथ में भी गाने का मौका मिले साथ में गाएंगे। और अभी एक दूसरे को की एंथम को रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे, लेकिन बाय हार्ट ये समझेंगे और रिस्पेक्ट शो करें। नाउ सी, on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. अब क्या बताते हैं कि इस दिन, जो इनॉग्रेशन का ये जो दिन है, यहाँ पे क्या होता है, आई वॉज ओवरवेल्म, वो पूरे इस हिस्ट्री में, पूरे अभी तक की हिस्ट्री में वो इतने ओवरवेल्म, इतने ज्यादा खुश हैं कि अभी तक यहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और वो एक जो वॉर है उसकी बात करते हैं कि कुछ साल पहले एक एंग्लो वॉर करके वॉर हुई थी, जब क्या हुआ था, जो व्हाइट स्किन पीपल है, जितने भी व्हाइट्स हैं, उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया था, उन्होंने एक अपना एक पूरा का पूरा ग्रुप फॉर्म कर लिया था, किसके अगेंस्ट, व्हाइट स्किन पीपल के साथ में काफी ब्रूटली और बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया था। तो वो बता रहे हैं कि इतना रेशियल डोमिनेशन, जो रेशियल डोमिनेशन है, इतना ज्यादा जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वो देखने के बाद में, इतना जो डोमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन देखने के बाद में डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट अब फाइनली जो इस लैंड पे हो रहा है वो क्या है, स्पेक्टिकुलर है, काफी ज्यादा हार्शेस्ट, बहुत ज्यादा हार्श, ठीक है, क्रूर, इनह्यूमन, अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। इतना ज्यादा अभी तक के इतिहास में इतना बुरा व्यवहार और इस तरीके की चीज हुई थी, ठीक है, क्या थी वो, एंग्लो बॉयर वॉर थी, ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 18th decade, as a man, that system had been overturned forever and replaced by that the recognize the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. तो अब इस सबसे जो वॉर हुई थी उससे फ्रीडम कब मिलती है एक्चुअल में लोगों को, 20th सेंचुरी में मिलती है। तो ये बात हो रही है नेल्सन मंडेला की कि अब वो कहते हैं कि अब इतने टाइम बाद फाइनली जाके, डिकेड मतलब हंड्रेड्स, टेंस ऑफ इयर्स, इतने सालों बाद जाके फाइनली कंट्री को जो है आजादी मिली है, फ्रीडम मिली है। अब एक तरीके से जो रेनबो नेशन है सब इक्वल है, ठीक है, लोगों को एक नजर से देखा जा रहा है,
ठीक है, कोई भी ब्लैक और कोई भी व्हाइट नहीं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, और उनको उनके स्किन के कलर पे, ठीक है, उनकी रेस, उनके स्किन के कलर पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर, वो पूरी तरीके से जो सिस्टम है, ठीक है, ओवरटर्न हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब पलट चुका है, अब क्या है, and replaced by one that recognize the rights and freedom of all people and regardless of the color of their skin। और किससे रिप्लेस हो चुका है, वो सिस्टम खत्म होके किस सिस्टम से रिप्लेस हो चुका है कि अब एक दूसरे को अपने अपने राइट्स पता है, हर सिटीजन को अपने राइट्स पता है, एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य पता है, और जो कलर है उनके कलर के बेसिस पे उनको जज नहीं किया जा रहा है, किस रेस के बेसिस पे उनको जज नहीं किया जा रहा है। नाउ the day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid। अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि अब फाइनली वो दिन आ चुका है जब जो सफरिंग है, अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस है, जो सैक्रिफाइस, जो बलिदान है लोगों का, जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो हजारों लोगों का जो बलिदान है नेशन के लिए, ठीक है, उन्होंने जो सफर किया है जिसको हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, उनके सैक्रिफाइस को रीपे कभी भी उनको चुका नहीं सकते, उनका जो सैक्रिफाइस है उसको वापस से रीपे नहीं कर सकते, लेकिन फाइनली वो दिन आ चुका है, ठीक है। उनका करेज, जो उनकी हिम्मत थी, वो सारी की सारी चीजें जो अब जाके काउंट की गई हैं, वो कभी भी गिनी नहीं जा सकती, उनको चुकाया नहीं जा सकता, उनके बलिदान का जो कर्ज है वो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। That long and noble line ended and now began again with me। कि अब फाइनली जो इतने लोगों का जो बलिदान है, जो मेरे से पहले चले गए, मेरे से पहले जो हजारों लोग जिनकी जान जा चुकी है, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, वो मेरे से पहले जो चले गए हैं, अब फाइनली जो लाइन जो वहां पे खत्म हुई थी, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन की और जो इतनी सारी चीजों की लाइन जो खत्म हुई थी, जिसके पीछे लड़ते लड़ते, फाइट करते करते, स्ट्रगल करते करते जो लोगों ने सैक्रिफाइस किया, वो लाइन वापस से मेरे साथ में, जब मुझे ये पद मिला है, ठीक है, ये मौका मिला है, ये चांस मिला है, तो ये लाइन मेरे साथ में वापस से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये स्ट्रगल मेरे साथ में वापस से स्टार्ट होता है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। तब यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ कि मैं उनको थैंक नहीं कर पाया, उनको धन्यवाद नहीं कर पाया उनके सैक्रिफाइस के लिए, और उनका सैक्रिफाइस आज किस मुकाम पे पहुंचा है, आज क्या लेके आया है, वो चीज देखने के लिए वो लोग प्रेजेंट नहीं है। नाउ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो अपार्थाइड, जो डिस्क्रिमिनेशन था, किसके लिए, रेसिज्म जो था, रेसिस के बेसिस पे और कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने पूरी तरीके से अभी तक हील नहीं करा, उनके लोगों को एक बहुत गहरा घाव दे दिया है, जो टाइम के साथ जाते जाते ही जाएगा, लोगों के दिलों पे घाव है, बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है उनके दिलों पे, वो काफी बुरा फील किया था उन्होंने उस टाइम पे, तो वो धीरे धीरे वो चीजें ठीक होगी, लेकिन अभी बहुत डीप और लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक वो वुंड रहने वाला है, ठीक है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ठीक है। वो बोलते हैं कि हमें काफी लंबा समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हमें टाइम लग जाएगा इस चीज से उभरने में, ये जो हमें घाव दिए गए हैं, ये हमें जो हर्ट मिला है, इस चीज से उभरने में हमें काफी साल और बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है, हम इतनी जल्दी इससे ओवरकम नहीं कर सकते। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sislos, and the Chief Lutholis, and Yusuf Dadus, and the Bram Fishers, the Robert Sabuwes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again। अब कहा है कि भले ही जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम इन लोगों ने
हम लोग ने सफर करा, जिसके घाव नहीं भर सकते, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कुछ फाइटर्स के कुछ बहुत लोगों के नाम बताए हैं। दैट इज, ये आपको याद रखने हैं, ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ ददूस एंड द ब्राउन फिशर्स, द रॉबर्ट सबुविस ऑफ आवर टाइम। इन लोगों को वो थैंकफुल करते हैं कि मैन सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, उनके करेज के लिए, विजडम ऑफ जेनरोसिटी के लिए, एंड देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और उनके जैसा कभी अभी तक के इतिहास में कोई नहीं होगा। ठीक है, इन लोगों के बारे में उन्होंने बताया है, और जो लोगों ने सफर किया है उन लोगों के बारे में बताया है, और जिन लोगों को अभी तक हम खो चुके हैं उन लोगों के बारे में बताया कि जो लॉस हमने फील करा है अभी तक इतने लोगों का मेरे से पहले, उन लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो नाउ परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। माय कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब यहाँ पर बताया है नेल्सन मंडेला जी ने कि जो लोग, ठीक है, जो जितने भी लोग थे वो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो ट्रू जेम्स जिनका नाम अभी अपन ने पहले पढ़ा, ठीक है, वो सारे जो करेजियस लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल में, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में यहाँ पे जो अपना करेज है, जो अपनी हिम्मत शो करी, तो वो क्या है, अब सॉइल में हमारे साथ में नहीं है, लेकिन एक्चुअल में मिनरल से, सॉइल से, ठीक है, इन सारे जो जेम्स हैं, सबसे ज्यादा प्योर जो डायमंड है वो एक्चुअल में ये लोग हैं। ठीक है, कौन है वो? ये पीपल हैं हमारी कंट्री के। ठीक है, प्योर डायमंड की तरह हैं वो लोग, उनको डायमंड से कंपेयर किया गया कि एक्चुअल जो डायमंड है, सबसे बड़ा इनका दिल है और सबसे ज्यादा हिम्मत वाले हैं ये, और सबसे ज्यादा ट्रू ये लोग हैं। ठीक है, इन लोगों के बारे में जो बताया है नेल्सन मंडेला जी ने कि एक्चुअल जो फाइटर है, एक्चुअल डायमंड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी सॉइल में मिल चुके हैं, वो कौन है? ये लोग हैं। नाउ सी, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. अब वो बताते हैं कि मैंने काफी ज्यादा करेज सीखा, जो अभी तक का जो टाइम और ये जो पीरियड मैंने देखा, जो वुमेन और जितने भी लोग थे, इतनी सारी औरतें और इतने सारे जो लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क करा है, ठीक है, इतना कुछ सहा है, मैंने इतना करेज जो सीखा है, और गिर के इतना टॉर्चर सहने के बाद में वापस खड़ा होना मैंने सीखा है, उस चीज को फेस करना मैंने सीखा है। ठीक है, उस चीज से अटैक्स और इतने जो टॉर्चर हो रहे थे, तो मैंने स्ट्रेंथ सीखी है, हिम्मत सीखी है, ठीक है, ताकत सीखी है। I learned that courage was not the absence of a fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquered that fear. तो यहाँ पे क्या बताया है, उन्होंने बोला है कि एक्चुअल में जो ब्रेव और जो समझदार, जो हिम्मत जिस इंसान में होती है, उसमें नहीं होती जो डरे ही नहीं, कि जिसके अंदर डर ही ना हो। ठीक है, उसमें होती है एक्चुअल हिम्मत। एक्चुअल करेजियस जो मैन होता है वो होता है जो उस डर को ओवर पार करे, उस डर पे कॉन्कर करे, उस डर पे काबू पा सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, तो वो बताते हैं कि मैंने कैसे इतने टफेस्ट टाइम में, इतने मुश्किल टाइम में वापस से खड़ा होना सीखा है, इतना कुछ देखते हुए, इतने लोगों को सफर होते हुए देखते हुए, कि अब मैंने फाइनली जो मेरा डर था उस पर कॉन्कर कर लिया है, उस पर जीत हासिल कर ली है, और आगे मैं उसको देख रहा हूँ। नाउ सी, no one is born hating another person because of the color of his skin, of his or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं कि कोई भी नफरत के साथ में पैदा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान पैदा नफरत के साथ में, ये जो आदतें उसने बड़े होके अपने आप में लाई हैं, उनके साथ में कोई भी पैदा नहीं होता। सब बच्चे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जो उनका नेचर होता है, जो ये बिहेवियर होता है, ये सोसाइटी को देख के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के सीखते हैं। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी नफरत के साथ में पैदा नहीं होता, अपने मन में नफरत लिए कोई पैदा नहीं होता। और अगर लोग यहाँ पे रह के नफरत सीख सकते हैं, लोगों को नफरत सिखाई जा सकती है, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, उनको एक दूसरे के लिए लव भी सिखाया जा सकता है। नाउ सी, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.
Even in the grimiest times in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जो लव है वो ज्यादा इजी है क्योंकि वो लोगों के दिल में है। नफरत लोग सीखते हैं, नफरत लोग अपने आप में गेन करते हैं, अपने आप में सीखते हैं एक दूसरे से, लेकिन लव अपने अंदर है, लव सबके अंदर है। ठीक है, एक ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है वो सबके अंदर है। वो अपने प्रिजन का, जब वो जेल में थे उस टाइम की बात बताते हैं कि मैं जब देखता था गार्ड्स को या किसी को अटैक करते हुए, तो एक बार को मेरे को किसी एक गार्ड में भी जरा सी इंसानियत दिख जाती थी। ठीक है, उससे पता चलता था कि जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, सबके अंदर है और वो कहीं छुपी हुई है। और इस चीज ने मेरे को आगे बढ़ने में और चालू रहने में, जो मेरा जो प्रोटेस्ट है, ठीक है, मेरा जो स्ट्रगल है और मेरी जो ये फाइट है फ्रीडम के लिए और इक्वालिटी के लिए, इसमें चलते रहने में हेल्प किया है और अभी तक भी हेल्प कर रही है। और मुझे ये चीज पता चली कि जो गुडनेस है, जो अच्छाई है और जो ह्यूमैनिटी है इंसान के अंदर, एक इंसान के मन के अंदर, वो अभी भी गई नहीं है, वो सबके अंदर होती है। नाउ सी, अब मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे अब क्या बताते हैं वो नेल्सन मंडेला जी, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन, and he has an obligation to his people, his community, his country in a civil and human society. ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हर इंसान की, वो बता रहे हैं हर मैन की दो ड्यूटीज होती है, दो ऑब्लिगेशंस को आप ले लीजिए कि दो ड्यूटीज होती हैं। अ ड्यूटी वन टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड वन टुवर्ड्स हिज नेशन। तो पहली ड्यूटी किसके लिए हो गई? फैमिली के लिए हो गई, चिल्ड्रन के लिए हो गई, वाइफ के लिए हो गई। एंड सेकंड ड्यूटी हो गई कम्युनिटी के लिए और वहां के लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए। तो वो बताते हैं कि हर इंसान की दो ड्यूटीज होती हैं, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए और एक अपनी फैमिली के लिए। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन inclinations and abilities, but in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. ठीक है, अब वो बताते हैं कि ऐसे तो हर इंसान, ठीक है, हर कंट्री में हर इंसान ये दोनों ड्यूटीज को साथ में पूरा कर लेता है, साथ में फुलफिल कर लेता है, लेकिन कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका है, वहां पे मेरे जैसे कलर के, मेरे जैसे बैकग्राउंड के इंसान के लिए उन दोनों ड्यूटीज को साथ में फुलफिल करना पॉसिबल नहीं था। अब कैसे नहीं था? इन साउथ अफ्रीका a man of a color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably be ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब यहाँ पे बताया गया है कि मेरे जैसा जो इंसान जो कि फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि वो दोनों ड्यूटीज को साथ में फुलफिल करे। ठीक है, उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, ठीक है, और अलग रहने के लिए और वो प्रोटेस्ट अपना अलग करने के लिए फोर्स किया जाता था। ठीक है, मैं अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर सकता था। यहाँ पे ऐसा बताया है उन्होंने कि मेरे लिए वो चीज फुलफिल करना, दोनों ड्यूटीज को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और हमें पनिश किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, एक जगह पे बंद किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, और मेरे लिए वो चीज पॉसिबल नहीं थी और अलग तरीके से मैं अपनी जो एक ही ड्यूटी है एक टाइम पे वो फुलफिल कर सकता था। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपना सिचुएशन बताते हैं कि किस तरीके से उनके लिए कितना स्ट्रगलफुल और कितना ज्यादा टफ था ये जो टाइम था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. अब वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि मैं अपनी फैमिली से ज्यादा अपने जो नेशन के लोग थे उनको प्रायोरिटाइज करता था। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ में धीरे धीरे जो चीजें फुलफिल हो रही थी, मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं एज अ सन, मतलब एक बेटे की तरह, एक हस्बैंड की तरह, ठीक है, जो मेरी ड्यूटीज है एक फादर की तरह, वो चीजें फुलफिल नहीं कर पाया। नाउ नेक्स्ट, आई वॉज नॉट born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother hut, free to swim in the clear stream,
that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. वो बोलते हैं कि मैं कभी भी फ्रीडम की भूख के साथ में, फ्रीडम की हंगर के साथ में बचपन से पैदा नहीं हुआ था. उनके लिए एज अ चाइल्ड बस फ्रीडम का मतलब बस यही था कि मैं पैदा हुआ हूँ, मतलब मैं एज अ चाइल्ड अपनी माँ के आसपास रह सकूं, खुला आराम से खेल सकूं, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशंस ना हो. ठीक है, बचपन में मैं फील्ड्स में खेलूं, खेतों में खेलूं, अच्छे से स्विम करूं वहां की रिवर में. ठीक है, साइकिल चलाऊं, बाइसिकल चलाऊं. तो उनके लिए एज अ चाइल्ड, जैसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो फ्रीडम होती है, तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनके लिए भी जो फ्रीडम का मतलब था एक्चुअल में वो यही सब था. ठीक है, वो अपने फादर की जो बात है उनको ओबे करें. ठीक है, ये सारी उनके लिए फ्रीडम थी कि मेरे फादर के जो ऑब्लिगेशंस थे, मेरे फादर अगर मुझे कुछ डांट देते थे या किसी चीज से रिस्ट्रिक्ट करते थे तो मेरे लिए वो फ्रीडम के अगेंस्ट जाना था. लेकिन जो मुझे मिल रही थी, जो चीज हो रही थी, मैं खेल सकूं, मैं इधर उधर भाग सकूं, वो मेरे लिए फ्रीडम थी. तो यहाँ पे वो हमें ये बताते हैं कि एज अ चाइल्ड उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था उनकी चाइल्डहुड में. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. अब यहाँ पे वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि पहले मुझे ये लगता था कि जो फ्रीडम है वो सिर्फ मेरी है. ठीक है, जो फ्रीडम है, लेकिन एक्चुअली में मैं कभी भी फ्री नहीं था. वो फ्रीडम मेरी थी ही नहीं. मेरे को बड़े होके अपनी चाइल्डहुड फ्रीडम की तो बात उन्होंने स्टार्टिंग में कर ली कि उनके लिए वो क्या थी. ठीक है, खेलना कूदना और फ्रीली घूमना करना उनके लिए एज अ चाइल्ड वो फ्रीडम थी. लेकिन अब वो बताते हैं कि अब मुझे ये चीज रियलाइज होती है कि एक्चुअल में जो फ्रीडम मेरे को मिली हुई थी, जिसको मैं फ्रीडम लेके चल रहा था, वो फ्रीडम कभी मेरी थी ही नहीं. ठीक है, एज अ स्टूडेंट उन्होंने ये चीज रियलाइज करी. एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि एज अ स्टूडेंट मुझे फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी. द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड एंड आई प्लीज एंड आई गो वेयर आई चूज. Later, as a young man in Johnsonburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. तो बताते हैं कि एज अ स्टूडेंट, अब वो बता रहे हैं कि चाइल्ड के लिए, चाइल्ड की तो उन्होंने बता दिया, वो बता रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट उनके लिए फ्रीडम क्या थी कि वो नाइट में बाहर घूम सकें. ठीक है, रात में बाहर घूम सकें, कहीं भी जा सकें. तो एज अ स्टूडेंट उनके लिए ये फ्रीडम थी. फिर एज अ मैन उनके लिए क्या फ्रीडम थी, एज अ मैन उनके लिए फ्रीडम थी कि उनके पास में राइट टू मैरी हो. ठीक है, जिससे वो शादी करना चाहे वो हो. राइट टू फैमिली, एक फैमिली के टुवर्ड्स उनके जो भी राइट्स हों वो हो. तो एज अ मैन उनके लिए वो सारी फ्रीडम थी. सी आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, कि मैं कमा सकूं. ठीक है, जितना जरूरत का हो. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, ठीक है, शादी करना, मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कि जो लॉ से हटके जो भी फ्रीडम थी, जो चीजें कंसिडर की जाती थी एज अ ह्यूमन, एज अ नॉर्मल ह्यूमन, मेरे लिए वो सभी फ्रीडम थी, उन्होंने यहाँ पे बताया है. अब उनको कब ये रियलाइज होता है, बट देन I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. ठीक है, अब उनको ये चीज रियलाइज तो हो जाती है कि जो फ्रीडम है वो एक्चुअली में जो सोच के चल रहे हैं वो उनके लिए भी नहीं है. फिर वो देखते हैं कि मेरे जैसे कई लोग हैं जो भी फ्री नहीं है. केवल मेरे पास ही नहीं कि मुझे ही फ्रीडम नहीं मिल पा रही, मेरे जैसे कई और लोग हैं जो कि फ्री नहीं है, जो कि फ्रीली नहीं रह पा रहे. अपने ब्रदर्स और सिस्टर को देखते हैं. ठीक है, दैट आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टल्ड, बट देन द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक मी, लाइक आई डिड, कि जैसा मैं दिखता था मेरे जैसे दिखने वाले कई लोगों के पास में भी फ्रीडम नहीं थी. ठीक है, अब यहाँ पे उन्हें एक्चुअली में समझ में आता है. दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अब वो बताते हैं वो टाइम जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, कि जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि फ्रीडम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके जैसे दिखने वाले बाकी के जो लोग हैं उनके लिए भी और उनके खुद के लिए भी. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. कि अब ऐसा टाइम आता है जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ, रियलाइज करता हूँ कि मेरी खुद की फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए उन लोगों की फ्रीडम है जो कि मेरे जैसे दिख रहे हैं, और जो मेरे खुद के पीपल हैं, जो मेरे खुद के लोग हैं, उनकी फ्रीडम जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ सी,
It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. अब इतना कुछ उन्होंने बोला, वो क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं कि अब जब मैंने नेक्स्ट अपनी कांग्रेस ज्वाइन करी, अब मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि फ्रीडम के लिए मुझे फाइट करना है, और उनकी जो फ्रीडम है वो एक्चुअल उनकी हंगर बन चुकी थी। कि उन्होंने बोला कि मैं फ्रीडम की हंगर के साथ में, फ्री रहने की हंगर के साथ में बॉर्न नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ इंस्टेंसेस बताए कि फाइनली जाके उनके लिए उनके लोग जो हैं, उनके पीपल जो हैं, उनके साथ में जो हो रहा है, जो बर्ताव हो रहा है, उसके लिए जो टॉर्चर वो फेस कर रहे हैं, तो अब जाके उनको ये चीज रियलाइज होती है कि उनको फ्रीडम दिलाना, उनको फ्री करवाना उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फाइनली उनके लिए जो फ्रीडम थी, उनके लोगों को फ्रीडम दिलवाना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था। कि जिस इंसान की अभी तक की जो फैमिली थी वो मैन विदाउट फैमिली बन चुका था, एक मॉन की तरह, एक सन्यासी की तरह, उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि उनके लोगों को उनको फ्रीडम दिलवानी है। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि मुझे एक्चुअल में अब स्ट्रॉन्ग रहना, एक बोल्ड पर्सनैलिटी की, जो अब डर डर के रह रहा था जो इंसान, ठीक है, फाइनली जो डरा हुआ इंसान था, मैन इनटू अ बोल्ड वन, कि वो बोल्ड, काफी ज्यादा बोल्ड हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, अब वो फ्रीडम फाइटर एक्चुअली में हो चुका है। I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on anyone on my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. कि अब फाइनली उनको रियलाइज हो चुका था कि फ्रीडम दिलवाना उनके पीपल को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब वो ऐसा फील कर रहे थे कि जो लोग सफर कर रहे हैं वो उनके लोगों की, उनके अकेले की सफरिंग नहीं है, वो सब लोगों की सफरिंग है। और जो दूसरे लोग, उनके जैसे जो लोग हैं, वो फील कर रहे हैं, जो वो सफर कर रहे हैं, वो सफरिंग किसकी है, उनकी खुद की है। अब वो ये चीज फील कर पा रहे हैं और कंसिडर किस चीज को कर रहे हैं, फ्रीडम को, कि अब मेरे को सबको फ्रीडम दिलवानी है। फाइनली एज अ मॉन्क, मतलब मैं बिना फैमिली का, मैंने फैमिली से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या प्रायोरिटाइज करा है कि अपने लोगों को, अपनी कंट्री में जो ये लोग सफर कर रहे हैं रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, इनको मैं फ्रीडम दिलवा सकूं। Now moving towards the last paragraph of our chapter, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. ठीक है, यहाँ तक अपन देखेंगे। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो अत्याचार, ऑपरेसर किसको कहा गया है, अत्याचार करने वाले को, और ऑपरेस्ड किसको कहा गया है, अत्याचार सहने वाले को। कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये बोलते हैं कि जो इंसान अत्याचार कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि उसको फ्रीडम मिल चुकी है, वो फ्री है, लेकिन एक्चुअल में वो भी फ्री नहीं है। वो किस चीज से बाउंड हो रहा है, वो प्रिजनर है किसका, वो कैदी है हेट्रेड का, वो नफरत का कैदी है। ठीक है, अपने आप में वो भी फ्री नहीं है। ठीक है, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. ठीक है, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि अत्याचार करने वाला भी अपने आप में फ्री नहीं है। ठीक है, वो किसकी सलाखों के पीछे कैद है, प्रीजुडिस और नैरो माइंडनेस। नैरो माइंड है वो, काफी ज्यादा नैरो माइंडनेस की सलाखों के पीछे वो है। और किसने उसको सराउंड कर रखा है, हेट्रेड ने, नफरत ने उसको सराउंड कर रखा है। तो वो भी जो अत्याचार कर रहा है वो भी फ्री नहीं है। ठीक है, अगर मैं, वो बोलते हैं कि अगर मैं किसी की फ्रीडम को छीन रहा हूँ, किसी की फ्रीडम को उससे ले रहा हूँ, तो मैं खुद भी अपने आप में फ्री नहीं कहलाऊंगा, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो वो बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा इनह्यूमन, काफी अमानवीय ये बिहेवियर है जो अत्याचार सह रहा है, अत्याचार कर रहा है।
ठीक है। जो अत्याचार करने वाला है वो भी कोई फ्री नहीं है, उसके पास भी फ्रीडम नहीं है, वो भी उतना ही गलत है। किसी का कुछ लेके, किसी से कुछ छीन के, किसी की फ्रीडम रह के मैं खुद भी फ्री नहीं रह सकता। वैसे ही वो बताते हैं कि जो इंसान अत्याचार सह रहे हैं और जो इंसान अत्याचार कर रहा है वो खुद भी अपने आप में फ्री नहीं है, वो भी गलत है और काफी ज्यादा इनह्यूमन ये व्यवहार है और उस चीज का प्रतीक है, इनह्यूमैनिटी का ये प्रतीक है।